नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मईसनी। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट इतना प्यार किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान का सिलेबस वाइज वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अन्य सब्जेक्टों जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संस्कृत, अष्टांग नृत्य के वीडियो देखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सिलेबस वाइज तरीके से, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में आगे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुपों के, आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैसेज करने से पहले आपको मैं बता दूं नोट्स पेड हैं, आपको पे करना होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जब उसी तरीके से लिखा है उसी सिस्टम में, तो अपन करेंगे गुणों की आयुर्वेद में उपयोगिता। ये आध्यात्मिक गुण है, जो 6 गुण थे ना, ठीक है, इच्छा, सुख, द्वेष, प्रियतन, ठीक है, वो वाले गुण की बात कर रहे हैं। मैंने क्या सोचा कि पहले अपन ने वैशेषिक गुण किए थे ना, तो वैशेषिक गुण पढ़ाने लग गया था बिना देखे। मैंने देखा नहीं था कि आध्यात्मिक गुण की हेडिंग डाली हुई है यहाँ पे, तभी मैं कंफ्यूज हो गया। आध्यात्मिक गुण, इसका उपयोग मन, आत्मा, बुद्धि के विषय के रूप में किया जाता है। सिंपल सी बात यह है कि अपन ने बोले थे आध्यात्मिक गुण मतलब आत्मा के गुण, तो इसका उपयोग इन गुणों का मन, आत्मा और बुद्धि, बुद्धि कितनी प्रकार की बताई थी? धी, धृति, स्मृति, अहंकार और चेतना, 5 प्रकार की बताई थी ना बुद्धि, जब अपन ने गुणों पढ़ाए थे आध्यात्मिक गुण। तो मन, आत्मा, बुद्धि के विषय के रूप में किया जाता है। जब इन गुणों को समझना होता है ना, तो व्यक्ति की मेंटलिटी, साइकोलॉजी समझी जाती है। तो इन गुणों से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व, विचार है, उसकी आत्मा, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या हलचल है, वो समझने को मिलता है। उसकी बुद्धि किस तरह की है, धी, धृति, स्मृति, अहंकार, चेतना किस तरह का वो ज्यादा प्रकोप दिखा रही है, ज्यादा वो समझा जाता है उसकी बात करने के तरीके से, उसके हाव भाव से, ये सारी बातें। क्योंकि आयुर्वेद का मूल उद्देश्य स्वस्थ शरीर, मन एवं आत्मा को बनाए रखना है, अतः मन, बुद्धि, आत्मा को नियंत्रित करने के लिए इन गुणों का ज्ञान आवश्यक है। अपन को देखो, आयुर्वेद का मूल उद्देश्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर से विकार, परिश्रम और रोगी के रोग को दूर करना। तो यहाँ कैसे थे, उसी को मॉडिफाइड करके बोला है कि आयुर्वेद का मूल उद्देश्य स्वस्थ शरीर, मन व आत्मा को बनाए रखना। स्वस्थ शरीर तो है ही, लेकिन उसके अंदर मन और आत्मा का स्वस्थ होना भी जरूरी है। और मन और आत्मा, जैसे कि साइकोलॉजी लोग, ठीक है, साइकेट्रिक जो ठीक करते हैं ना कि भाई इसका मन बेचैन है, इसकी मन में पता नहीं अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, तो वही उनको जानने के लिए, उन गुणों को ठीक करने के लिए, उन रोगों को ठीक करने के लिए आपको आध्यात्मिक गुण की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? पहले रोगी की जानो, फिर उनकी साम्य अवस्था जानो कि भाई कैसे साम्य होते हैं, फिर उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करो। आध्यात्मिक गुणों का ज्ञान सत्वज चिकित्सा का मूल है। सत्वज चिकित्सा क्या होता है? धी, धृति, स्मृति, मतलब इन तरीके से बुद्धि का एक तरीके से कंट्रोल होता है। उसमें योग के माध्यम से, ध्यान धारणा के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से बहुत सारी चीजें सत्वज चिकित्सा में, ठीक है, मंत्र भी आता है, मूल पाठ भी आता है, मतलब आध्यात्मिक चिकित्सा होती है। मतलब सत्वज चिकित्सा आध्यात्मिक गुणों का ज्ञान सत्वज चिकित्सा का मूल है। जो आध्यात्मिक गुण है ना, कौन कौन से? 6 आध्यात्मिक गुण, जो 6 आत्मा के विशेष गुण कहे जाते हैं, वो आध्यात्मिक गुणों का ज्ञान इन्हीं से होता है। और सात्वज चिकित्सा का ये मूल है। मतलब सात्वज चिकित्सा करनी है किसी व्यक्ति की, अगर मन और आत्मा को मतलब थोड़ा शांत रखना है, तो आपको इन गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लिख सकते हो, ये तो लिख दिया अपन ने, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। फिर आपको लिख सकते हो लास्ट में कि स्वस्थ व्यक्ति को बनाए रखने को और उसके रोगों को दूर करने के लिए एक तरीके से आध्यात्मिक गुण आवश्यक हैं, और आयुर्वेद में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, अब देखते हो गुरुवादी गुण। आप इसको है ना अपने मन से भी ले सकते हो, अपने सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि अपन ने आध्यात्मिक गुण स्टडी किए हुए हैं अच्छी तरीके से, तो उनका भी यूज करके आप समझ सकते हो कि भाई ये आध्यात्मिक गुण है, इनका अपने मन, आत्मा, बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए, इनसे संबंधित रोगों को दूर करने के लिए जरूरी पड़ते हैं। रोगी की चेतना को समझने के लिए, रोगी का किस तरह का माइंड सेट है उसको समझने के लिए इन गुणों की आवश्यकता पड़ती है। और जो आयुर्वेद के मूल मंत्र है, मूल उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसमें व्यक्ति के शरीर के साथ साथ मन और आत्मा का भी संरक्षण होना जरूरी है, इसलिए आध्यात्मिक गुण जरूरी है। ये अपने मन से भी कैसे भी लिख सकते हो, ये तो मैंने तुरंत बनाया आपके सामने। अब देखते हैं गुरुवादी गुण। इन्हें शारीरिक गुण कहा जाता है।
शरीर के दोष धातु मलों की प्रवृत्तियां इन्हीं गुणों द्वारा बताई जाती हैं। जैसे कि शारीरिक गुण, शरीर के दोष धातु मलों की प्रवृत्तियां इन्हीं गुणों द्वारा बताई जाती हैं। दोष धातुओं सब पंच महाभूतों से बने हैं और सभी गुणों में अपन ने देखा कि एक न एक पंच महाभूत है। कौन, किसी में वायु महाभूत है, किसी में अग्नि महाभूत है, किसी में जल महाभूत है। तो जैसा रोग है उसके विपरीत चिकित्सा करनी होती है अपन को, सिंपल सी बात है। जैसे कि भाई रुक्षता बढ़ी हुई है, मतलब वायु बढ़ी हुई है, वायु बढ़ी हुई तो उसके विपरीत क्या है, जल आता है, तो जल वाली चिकित्सा करो, ठीक है। मतलब उसके विपरीत चिकित्सा कैसे, शरीर के दोष धातु, दोष कितने हैं, 3, वात पित्त कफ। जैसे कि उष्णता बढ़ी हुई, पित्त बढ़ा हुआ है, मतलब पित्त यानी अग्नि बढ़ी हुई है, अग्नि के विपरीत क्या करता है, जल काम करता है, जो जल महाभूत वाले गुण खिलाओ, ठीक है। धातु, धातु में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसमें जैसे कि मेद बढ़ा हुआ है, मेद यानी भाई स्थूलता, स्थूलता यानी कफ बढ़ा है, कफ बढ़ा है तो एक तरीके से जल और पृथ्वी बढ़ा है, तो उसमें लघुता लानी पड़ेगी, तो आकाश और वायु महाभूत वाले गुण खिलाओ उस व्यक्ति को। मल, मल की प्रवृत्तियां, जैसे कि अपन वायु महाभूत वाले ज़्यादा गुणों का सेवन किया, अपन ने कटु तिक्त कसाय ज़्यादा सेवन किया तो वायु प्रकोपित हो गई, मल अवरुद्ध हो गया, तो इसके लिए मल का निष्कासन के लिए मधुर द्रव वाले या फिर जल द्रव वाले ऐसे द्रवों का सेवन कराओ। तो ये गुरुवादी गुण बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं चिकित्सा में। शारीरिक जितने भी शारीरिक डिजीज होते हैं, सारे डिजीज को गुरुवादी गुणों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। कारण एवं कार्य, सभी द्रव्यों के कार्य इन्हीं गुणों द्वारा प्रकट किए जाते हैं। कारण एवं कार्य, सभी द्रव्यों के कार्य इन्हीं गुणों द्वारा प्रकट किए जाते हैं। जैसे कि गुण है उसमें उष्णता, तो ये क्या करता है, इसको गर्म करना, लेकिन प्रकट किसके माध्यम से होता है, उष्ण गुण की वजह से तो प्रकट हो रहा है उसका कार्य। अगर वो गुण ही खत्म हो जाएगा तो कार्य भी खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है, दोनों अलग हैं, उष्ण गुण अलग है और गर्म करना अलग है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, गुण की वजह से। दोनों बोलते हैं इसके तो गुण ही बेकार है, तभी तो गुण बेकार है तो कार्य भी बेकार करेगा, अगर गुण अच्छे हैं तो कार्य भी अच्छा करेगा। सिंपल सी बात ये है, इसका मतलब ये है कि कारण एवं कार्य, कारण एवं कार्य सभी द्रव्यों के कार्य इन्हीं गुणों द्वारा प्रकट किए जाते हैं। जैसे श्रेष्ठ गुण है तो श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शित कर देगा, निष्कृष्ट गुण है तो निष्कृष्ट कार्य प्रदर्शित करेगा। आचार्य चरक ने आहार के भेद भी शारीरिक गुणों की दृष्टि से बताए, जो धातु वृद्धि 6 हेतु उत्तरदायी होते हैं। सिंपल सी बात है, आहार, आचार्य चरक ने आहार, आहार यानी भोजन के भेद भी शारीरिक गुणों की दृष्टि से बताए। जैसे कि गुरु, स्निग्ध, ऐसे गुण है ना भारी भारी जो साहित्य के लिए अच्छे हैं, उनसे बल पुष्टता आती है। अपन ने जितने भी गुण किए थे उनका एक एक गुण का मीनिंग पढ़ा था ना, कि इससे स्थूलता आती है, इससे में लघुता आती है, इससे मतलब प्रसादन होता है, इससे संवरण होता है, इससे रोपण होता है, इससे स्तंभन होता है, वो सारे। तो आचार्य चरक ने क्या किया कि इन्हीं के भेद के, इन्हीं गुणों के आधार पर शारीरिक गुणों की दृष्टि से बताएं जो धातु वृद्धि 6 हेतु उत्तरदायी है। अगर उनका सेवन करेंगे तो धातु कौन से हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनकी वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, मधुर अम्ल लवण रस वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सब धातुओं की वृद्धि करते हैं, और कटु तिक्त कसाय वाले उनको क्षय करते हैं। तो मान लो कोई व्यक्ति स्थूल वाला आ गया, बहुत ज़्यादा हैवी वेट वाला व्यक्ति आ गया, उसको ऐसे आहार वगैरह खाओ जो उसको क्षय करे, उसका नाश करे थोड़ा सा, ताकि उसको सुखाए, वो कंट्रोल स्थिति में आए। और कोई व्यक्ति रूखा सूखा आ गया, कमजोर आ गया, तो उसको ऐसे द्रव खिलाओ जो उनको बढ़ाए। अतः चिकित्सा की दृष्टि से गुरुवादी गुणों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सिंपल सी बात यह है, जैसे कि अपन ने देखा था ना कि एक तो विवरण करता है, एक गुण तो मतलब फैलाता है। जैसे कि लवण, एग्जाम्पल दिया था मैंने लवण, कि लवण का सेवन करने से फैलाता है। और एक था कि भाई सबको इकट्ठा करता है, जैसे कि दही और श्रीखंड अपन ने ऐसी बताई थी ना कि उनको खाने से सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, संवरण हो जाता है। तो ये गुण है ना 20 गुरुवादी गुण, इन्हीं गुणों के आधार पर अपन चिकित्सा करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उष्णता आ रही है, पसीना आ रहा है, ओके उष्णता आ रही है, तो उसको शीतत्व गुण वाले पदार्थ खिलाओ, चिकित्सा उसी से होते हैं। तो जितने भी शारीरिक डिसऑर्डर हैं, उनके लिए गुरुवादी गुण इंपॉर्टेंट हैं। और जिनके मतलब मानसिक डिसऑर्डर के लिए आध्यात्मिक गुण हो गए, शारीरिक डिसऑर्डर के लिए गुरुवादी गुण हो गए। अब देखो शारीरिक रोग हो गए, मानसिक रोग हो गए, अब लेकिन पराधी गुणों का क्या यूज हुआ, पराधी गुण देखते हैं। पराधी गुण बाद में आएगा, पहले वैशेषिक गुण है। वैशेषिक गुणों का उपयोग आयुर्वेद में अनेक प्रकरणों में व्यावहारिक है, जैसे
सामान्य व्यक्ति व रोगी के ज्ञान के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, गंध का प्रयोग करना। ये एक सिंपल सा है, अपनी पांचों इंद्रियों का जो सामान्य ज्ञान है उनको जानने के लिए वैशेषिक गुण आवश्यक है। इनको बोलते हैं सार्थ गुण, वैशेषिक गुण। वैशेषिक गुणों का उपयोग आयुर्वेद में अनेक प्रकरणों में व्यवहारिक है। व्यवहारिक, अनेक प्रकरणों में व्यवहारिक है मतलब सामान्य है, हर किसी के यूज लेने वाला है, चाहे वो रोगी हो चाहे वो सामान्य हो, सबके लिए। आंखों से देखना है तो देखना है, शब्द कान से सुनना है तो सुनना है, जिह्वा से रस का अनुवासन करना है तो करना है, घृणा से सूंघना है तो सूंघना है। तो ये है सामान्य व्यक्ति या रोगी व्यक्ति के ज्ञान के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का प्रयोग करना। ये एक तरीके से सामान्य रोगी व्यक्तियों के लिए भी और सामान्य के लिए बराबर से यूज आता है। आगे बढ़ो। पराधि गुण। देखो आध्यात्मिक गुण किसके लिए आ गए थे? मानसिक रोगों के लिए। गुरुवादी गुण आ गए थे शारीरिक रोगों के लिए। अब मानसिक और शारीरिक रोग हो ही गए तो कौन सा रोग बचा? व्यवहार जो आ गए, वैशेषिक गुण आ गए, सामान्य व्यक्तियों के लिए आ गए, सभी के लिए आ गए, रोगी हो चाहे व्यक्ति की, सबके लिए आ गए। लेकिन पराधि गुण, अब पराधि गुण थोड़ा स्पेसिफिक है। रोगी परीक्षा, औषध द्रव्य परीक्षा, द्रवों की गणना, द्रवों को पृथक करना, द्रवों का मल आदि में पराधि गुणों का विशेष महत्व सिद्ध होता है। समझो इस बात को, पराधि गुण बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। किस तरीके से? रोगी परीक्षा, रोगी परीक्षा करेंगे अपन, जैसे कि भाई कैसे करेंगे रोगी परीक्षा कि उसका क्या बोलते हैं, उसकी श्रेष्ठ कौन है भाई, रोग की, भाई या तो रोग हो रहा है जो श्रेष्ठ है कि अनिष्कृष्ट है, मीडियम है, एक तरीके इस तरीके से जांच करते हैं कि ये जो रोग हुआ है इस व्यक्ति को, जैसे बुखार है, क्या सीवियर कंडीशन वाला बुखार है, किस गुण की वजह से, पर श्रेष्ठ है कि अपर है, निष्कृष्ट है, ठीक है। औषध द्रव्य की परीक्षा, औषध द्रव्य की परीक्षा भी करते हैं कि औषधि श्रेष्ठ है कि निष्कृष्ट है। औषधि के चुनाव भी करते हैं युक्ति के माध्यम से। औषधि का मतलब किस तरीके से संस्कार भी करते हैं। मान लो कि कोई रोग आ गया तो संस्कार करना होता है, तो संस्कार किसमें आता है? कभी कभी मान लो औषधि उपलब्ध नहीं है तो नई औषधि बनानी पड़ती है, नए गुणों का आधान करना पड़ता है संस्कार के माध्यम से। ये सब किसमें है? पराधि गुणों में। द्रवों की गणना कि द्रव 1 है 2 है भाई 3, बोलते हैं ना त्रिकटु, पंच लवण, ठीक है, जैसे कि षड लवण, 6 लवण का योग, पंच अमृत, इस तरीके से 50 माह कषाय। एक तरीके द्रवों की गणना जो औषधि निर्धारण है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस भी पराधि गुणों का यूज है। द्रवों को पृथक करना, कैसे 2 द्रव्य है उनको अलग करना उनका, या फिर मिलाना। अपन बोलते हैं चरक चिकित्सा में योग स्टडी करेंगे, विभिन्न द्रव्यों को मिलाकर एक औषधि तैयार करते हैं। तो ये जितने भी, चाहे वो मेंटली डिसऑर्डर हो चाहे वो शारीरिक डिसऑर्डर हो, अगर औषधि का फॉर्मेशन हो रहा है तो उनमें पराधि गुणों का उपयोगिता है। पराधि गुण कि मान लो कि शीत और उष्ण दोनों अलग अलग हैं, इस शीत के साथ कोई स्तंभन वाला द्रव मिला रहे हैं, शीत के साथ अपन उष्णता वाला मिला ही नहीं सकते क्योंकि दोनों अपोजिट है। शीत के साथ अपन ने एक गुण ऐसे मिलाया कि स्निग्ध वाला बनाया, शीत स्निग्ध वाला। तो जितने भी द्रवों को मिलाना या हो अलग करना हो वो सब पराधि गुण करते हैं। तो मतलब एक तरीके से आयुर्वेद में इनको रोगों को समझने के लिए, रोगों को जानने के लिए, चिकित्सा का निर्धारण करने के लिए, नई औषधियों का फॉर्मेशन में पराधि गुणों की उपयोगिता है। द्रवों का मेल आदि में पराधि गुणों का विशेष महत्व सिद्ध होता है। तो पराधि गुण आयुर्वेद को समझने के लिए, आयुर्वेद को जानने के लिए, रोगों को जानने के लिए, औषधि को समझने के लिए, औषधि का चुनाव करने के लिए। यहाँ से आप 2-3 लाइन लिखी हैं, आप अपने हिसाब से इसमें 10 से 15 लाइन जोड़ कर सकते हैं। और ये बहुत छोटा है ना क्योंकि नोट्स है, लेकिन आप इसको याद रखना कि पराधि गुणों की आयुर्वेद में उपयोगिता। लेकिन BMS फर्स्ट ईयर के हिसाब से इतना काफ़ी है, सेकेंड ईयर में डिटेल में ये पराधि गुणों का आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है। तो आपको पराधि गुणों को लिखना है कि स्वस्थ शक्ति स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, इन दोनों प्रयोजनों की सिद्धि के लिए पराधि गुणों में रोग को समझने के लिए, रोग को जानने के लिए, ठीक है, रोगी को समझने के लिए, रोगी की क्रियाविधि को जानने के लिए, औषधि का चुनाव करने के लिए, औषधि का फॉर्मेशन के लिए, और किस तरीके से उसको देना है संख्या जानने के लिए, बहुत सारे किसी भी तरीके से। ये 10 के 10 गुण है ना, उनको आप इंक्लूड कर सकते हो, एक एक गुण का माध्यम से एक एक को समझा सकते हो। तो पराधि गुण इस तरीके से उपयोगी होते हैं। अब देखो द्वंद्व गुण वही हैं गुरुवादी गुण, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिर सक्षम, वही है ना, गुरु शीत स्निग्ध स्थिर मृदु मंद विशद लक्षण स्थूल सांद्र। इसके विपरीत है लघु उष्ण रुक्ष सर कठिन तीक्ष्ण पिछल खर सूक्ष्म द्रव। तो ये द्वंद्व गुण बोलता है कि जो 10 गुण थे उसके विपरीत वाले 10 गुण हो गए, तो टोटल हो गए 20। इसी तरीके से इनके कर्म बता दिए, जैसे कि गुरु गुण क्या करता है? व्रण करता है, मुख्य कार्य। देखो गुण गुरुगण क्या करता है? मुख्य कार्य। इसके विपरीत यानी द्वंद्व यानी क्या करता है? विपरीत।
इसका विपरीतकारी, जैसे कि अगर मान लो गुरु वाला पेशेंट आ गया, उसको चिकित्सा करनी है तो उसकी लघु वाले से चिकित्सा करेंगे। तो गुरु गुण क्या है? लघु। उसका कार्य क्या है? लंघन। अगर गुरु व्रण करता है, उसको तरोताजा करता है, मोटा करता है, तो लघु क्या करता है? उसमें लंघन लाता है, लघुता लाता है, लाइटनेस लाता है। और ये अपन गुरुवादी गुणों में 20 के 20 का वर्णन कर चुके हैं डिटेल में। यहाँ तो ओनली एक छोटी सी सारणी बना दी कि इन 20 गुणों के मुख्य क्रम लिख दिए साथ में। अपन लिखते थे ना साथ में कि गुरु का व्रण है, शीत का स्तंभन है, स्निग्ध क्लेदन है, स्थिर का धारण है, मृदु का सलदन है, मंद का समन है। ये सारे गुण अपन ने किए थे, एक एक साथ समझाए थे मैंने आपको। ठीक है, तो ये द्वंद्व गुण आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे याद हो जाएंगे। ये गुरुवादी गुणों पे याद कर लिए होंगे आपने। बड़ी मुश्किल से आज चैप्टर नंबर 4 पूरा हुआ है, गुण। ठीक है, अब अपन डेली की ना एक चैप्टर क्लियर कर देंगे, तो कल करेंगे, आज की क्लास तो हो जाती है पूरी।